नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बायो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, राजस्थान में, हैदराबाद में। दोस्तों इसका आंसर है हैदराबाद में, और हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि व विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 का संश्लेषण आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आरएनए में, राइबोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में। दोस्तों इसका आंसर है क्रोमोसोम्स में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है, जो जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण करते हैं। उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में। तो दोस्तों इसका आंसर है डीएनए में। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवांशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं। जीन आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। वर्ष 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, पाचन क्रिया में सहायता करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करते हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान लेता है। यह या तो कोशिका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःप्रतिबी जालिका अथवा नाभिक के कला के साथ संयुक्त रूप में होते हैं। इसकी खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स। दोस्तों इसका आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज सीजी डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्गी काय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोसाइड्स, विटामिन, वसा, न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार
रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज, सुकर और फास्फोरिक एसिड के बना होता है। डीएनए संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। कब? 1953 में। जीन का आकार होता है अनियमित आकार, सर्पाकार, नियमित आकार, त्रिशंकु आकार। दोस्तों इसका आंसर है सर्पाकार। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागतिकी काया होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। इसकी आकृति कैसी है? सर्पाकार होती है, कुंडली नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था? ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक कुत्ता, ट्रांसजेनिक चूहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में गलत हो ही जाता है, तो ध्यानपूर्वक आंसर दें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ये लास्ट शब्द जरूर पढ़ लिया करें, क्या पूछ रहा है या नहीं। इससे अधिकतर क्वेश्चन पढ़ते समय आंसर गलत हो ही जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कोशिका कला, नाभिक, लवक, कोशिका द्रव्य। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लवक। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका अर्थात पेड़ पौधे, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे जीव जंतु, गाय, बैल, मनुष्य सभी आ जाते हैं इसमें। दूसरा अंतर यह है कि हरे पौधों की वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। ये कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी पुष्पक का पराग उसी पौधे के परागण के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है उसे कहा जाता है? ऑटोगेमी, एलोगेमी, जेनोगेमी, सजात पुष्पी परागण। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा या ये सभी? दोस्तों इसका आंसर है ये सभी। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल के तीनों के द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में क्यूटिकल अधिकांश पौधों का बाह्य त्वचा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, पानी, आग, कीट। दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया करें। कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है पौधों के परागण के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका आग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए
निम्न में से किसे दिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज। दोस्तों इसका आंसर है ग्लूकोज। जब कोई धावक दौड़कर आता है एथलीट, तो उसके तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में 36 एटीपी बनते हैं। एटीपी का फुल नेम क्या है दोस्तों? एडिनो ट्राईफास्फेट। एडिनो ट्राईफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आनुवांशिकी इकाई है गुणसूत्र की, सिस्ट्रॉन की, डीएनए की, जीन की। दोस्तों इसका आंसर है जीन। आनुवंशिकी इकाई है जीन की। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये सब हम किससे निर्धारित होती हैं? जीन से निर्धारित होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ऑप्शन है दोस्तों, कोशिका भित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रिका या प्लाज्मा झिल्ली। दोस्तों इसका आंसर है कोशिका भित्ति से। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जितने भी जीव जंतु चलने फिरने वाले, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाएगी? पेड़ पौधों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊतक है दवा है, पेपर का प्रकार है, समान कोशिकाओं का समूह है, या कपड़े की किस्म है? दोस्तों इसका आंसर है समान कोशिकाओं का समूह। ऐसी कोशिकाएं जो समूह, संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं, वे ऊतक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों, मेंडल ने, डार्विन ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों मेंडल ने। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। उनमें से एक नियम है गैमेट की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन प्रवेश करता है, जिससे आगे की वंशावली बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है विभज्योतक, स्थूल कोण, मृद ऊतक, दृढ़ ऊतक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विभज्योतक। विभज्योतक ऊतकों के विभाजन तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली व मोटी होती हैं। किसकी? विभज्योतक की। यदि
दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें और बेल आइकन को बटन अवश्य दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर आती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन है दोस्तों सेल्यूलोज और पेक्टिन, पेक्टिन और काइटिन, सुबेरिन और सेल्यूलोज। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों सेल्यूलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोशाभित्ति के ऊपर पेक्टिन और सेल्यूलोज की परत जम जाती हैं, जिससे कोशाभित्ति कोनों पर मोटी या दृढ़ हो जाती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों के तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोशिकाभित्ति रहित समस्त बहुकोषीय यूकैरियोटिक को आप किस जगत में रखेंगे? ऑप्शन है दोस्तों पादप प्लांटी, जंतु एनिमेलिया जगत में, मुनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में। दोस्तों इसका आंसर है जंतु एनिमेलिया जगत में। कोशिकाभित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु में जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। कोशिकाभित्ति रहित अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं चलने फिरने वाले, उसमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। कोशिकाभित्ति किसमें पाई जाती हैं? केवल पौधों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे संबंधित कि कोशिकाभित्ति किसमें पाई जाती हैं, कोशिकाभित्ति किसमें नहीं पाई जाती हैं। जितने भी जीवधारी जंतु हैं उसमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका में ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच बड़े अंतरकोशीय स्थान पाए जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम और कोलेनकाइमा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में सभी कोशिकीय समव्यासी तथा पतली भित्तियुक्त होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतरकोशीय स्थान काफी विकसित होते हैं। ये प्राय पौधों के कोमल भागों में अधिकता से पाए जाते हैं। पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ऑप्शन है दोस्तों क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। मृद ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, सक्रिय तथा सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी कोशाभित्ति होती है जो कैसी होती है? मोटी तथा लिग्न युक्त होती हैं। इनकी कोशिकाएं परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती हैं। जब ये अंतिम क्षण में पहुंचती हैं तो क्या हो जाती हैं? कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, मिलर, चार्ल्स डार्विन, जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क। इसका आंसर है दोस्तों आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में
प्रकाशित किया था। इन्होंने माना कि जितने भी जीव जाति प्रजाति जंतु हैं अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद अपना स्वरूप प्राप्त किया है, जैविक विकास के परिणाम से आई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जीव प्राकृतिक वातावरण अनुरूप अपने में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित करते हुए वर्तमान स्वरूप में पहुँचे हैं। जैसे सबसे पहले किस जीव का उत्पन्न हुआ, सबसे पहले बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से धीरे धीरे जीव कहाँ पनपा, जल में। जल से धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ जीव जंतु का। धीरे पहले अकशेरुकी बिना हड्डी वाले जंतु आए, फिर धीरे धीरे कशेरुकी आए जो हड्डियों से युक्त थे और चलना फिरना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या स्थिर बने रहने में संबंधित है? किसके द्वारा हम जातियों को जो है संख्या निर्धारित कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं कि आगे दोबारा संख्या न बढ़े? किसके द्वारा होगा? पोषण के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, क्रमिक विकास या इवोल्यूशन के द्वारा? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों प्रजनन के द्वारा। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का प्रजनन अंग कहते हैं तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है तथा अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। तो किसके द्वारा संख्या को निर्धारित किया जा सकता है? प्रजनन के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में समय समय पर मिलती रहें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपके मोबाइल में आती रहें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।